अब हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझना है उसका नाम है इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम को समझने से पहले हम लोग फिर से एक एनेक्डोट की हेल्प लेंगे, एक स्टोरी की हेल्प लेंगे। जैसा कि हमने एक स्टोरी की हेल्प ली थी रवि और रवि के क्लासमेट्स की एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए, तो इकोसिस्टम भी हम लोग रवि और रवि के क्लासमेट्स जो हैं उनके बीच में एक डिस्कशन, एक कॉन्वर्सेशन जो हुई है उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। स्टोरीज जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करवाने में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपका बेस तैयार करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपको एक बार तो स्टोरी की तरफ देख लेना चाहिए। स्टोरी से थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन मिटा देता है, ठीक है। तो एक बारी हम लोग इकोसिस्टम को एक एनेक्डोट से समझते हैं, स्टोरी से समझते हैं। तो एक बार क्या होता है, रवि और रवि के जो क्लासमेट्स हैं वो एनसीसी का कैंप अटेंड कर रहे होते हैं, और जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बीच में बारिश हो जाती है, और उस ब्रेक में रवि और रवि के जो क्लासमेट्स थे वो सारे आपस में बात करते हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो रेन को देखते हुए जैसी जो थी वो बताती है अपने सारे क्लासमेट्स को कि ये जो बारिश हो रही है ये उसको किस तरीके से उसका जो घर है केरला में उसको उसकी याद दिलाती है। जैसी अपनी मेमोरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है और बताती है किस तरीके से जब वो लास्ट टाइम केरला में थी तो जब बारिश हो रही थी हर जगह कितनी ग्रीनरी थी, और जो कोकोनट प्लांट्स जो लगे हुए थे, कोकोनट प्लांटेशन जो थी अलग अलग एरियाज़ में, उसके ऊपर किस तरीके से पानी गिरा था, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर बात कर रही है अपने होम स्टेट केरला की। अब रवि का एक दूसरा क्लासमेट होता है जिसका नाम होता है हीरा, और हीरा ये बताता है अपने फ्रेंड्स को कि वो एक ऐसी जगह से है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, वो वहाँ से है। हीरा अपने क्लासमेट्स को बताता है हमारे राजस्थान के जैसलमेर एरिया में बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, अगर होती भी है तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक जो ट्री होता है किकार, अभी हम देखेंगे किकार क्या होता है। किकार देखने को मिलता है, हर जगह रेत होती है, सैंड होती है और कैमल्स होते हैं। तो हीरा और जैसी के जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने स्टेट को लेकर, केरला और राजस्थान को लेकर, जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो रवि इस चीज़ को ध्यान से सुन रहा होता है, और रवि नोटिस करता है कि कैसे इंडिया के ही सेम कंट्री के दो स्टेट्स के एरिया जो हैं वो कितने ज़्यादा एक दूसरे से डाइवर्सिफाई हैं। एक स्टेट ऐसी है केरला जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और दूसरी स्टेट है राजस्थान जहाँ पर बिल्कुल बारिश ना के बराबर होती है। रवि ये भी नोटिस करता है कि एक स्टेट में कैसी प्लांटेशन है, केरला में जहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन, कोकोनट ट्रीज़ मिलते हैं, और राजस्थान में कैसे डेजर्ट एरियाज़ में प्लांट्स होते ही नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो वो किकर जैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किकार क्या होता है। तो अगर आप स्टोरी यहाँ पर देखोगे तो जो स्टोरी हमने पढ़ी वही स्टोरी लिखी हुई है। एक मिनट, हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे। हीरा जिस ट्री का नाम लेता है कि हमारे जैसलमेर में केकार देखने को मिलता है, तो स्पेलिंग आपने देख ली, केकार क्या होता है। अब हम लोग केकार के बारे में जानते हैं। देखो, कॉमन लैंग्वेज में नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग केकार ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसका टर्म यूज़ करते हैं बबूल का पेड़, ठीक है। बबूल का पेड़ जिसमें थॉर्न्स होते हैं, जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है बबूल का पेड़। मतलब केकार का पेड़ यही है, और ये ड्राई एरियाज़ में ग्रो होता है, जैसे राजस्थान के काफ़ी सारे एरियाज़ में ग्रो होता है, और इसमें थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे लगे होते हैं। तो जब केकार का पेड़, या फिर जिसको हम लोग कहें बबूल का पेड़, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसमें सिर्फ इसी तरीके के कुछ कांटे ही रह जाते हैं। और इस तरीके का पेड़ जनरली जो होते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में जो फार्मर्स होते हैं वो फेंसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि कोई जानवर वगैरह उनके खेतों में ना घुसा चलाए, या कोई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनके जो खेत की जो फसल है, जो क्रॉप कल्टीवेशन है, उसको चोरी करके ना ले जाएं। तो ये फेंसिंग की तरह भी यूज़ होता है काफ़ी सारे स्टेट्स में, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कितने सारे कांटे लगे हुए हैं। अब हीरा अपने क्लासमेट्स को ये भी बताता है कि कैसे उसके
जैसलमेर के रीजन में जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर कैमल्स के अलावा डेजर्ट रीजन्स में और भी स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे डेजर्ट लिजर्ड, ये छिपकली जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वहाँ के रेगिस्तानों में रहती है राजस्थान के। दूसरा जैसे ये डेजर्ट स्नेक और वेरियस तरीके के डेजर्ट में मिलने वाले कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज़। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये रवि को ये बताती हैं कि राजस्थान का जो स्टेट है या जैसलमेर जो रीजन है वो किस तरीके से केरला से अलग है, क्योंकि जैसी ने ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर नहीं करा, या अगर हम लोग दूसरे तरीके से कहें, जैसी के एक्सपीरियंसेस अपने होम स्टेट केरला को लेकर काफ़ी अलग थे एज़ कम्पेयर टू द एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय हिज अनदर क्लासमेट जिसका नाम था हीरा। ठीक है, क्योंकि हीरा राजस्थान से था और जैसी केरला से थी। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे जैसी ने केरला में अपने रेनिंग एक्सपीरियंसेस को बताया और रवि के दूसरे क्लासमेट हीरा ने राजस्थान जैसलमेर में अपने एक्सपीरियंसेस को बताया कि वहाँ पर उसे कीकार, बबूल के पेड़, सैंड मतलब रेत, कैमल्स और दूसरे डेजर्ट एनिमल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड्स और इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनकर जो रवि होता है अपने टीचर से वो क्वेश्चन करने लगता है कि मैम ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे प्लेसेस बदलती रहती हैं वैसे ही वैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेशंस देखने को मिलती हैं हमें, और लोगों का लिविंग जो लाइफस्टाइल होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रवि अपनी टीचर से ये क्वेश्चन करता है कि मैम अगर दो स्टेट्स हैं अलग अलग एरियाज़ में तो ऐसा क्यों होता है कि उस एक एरिया में जो हमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं वो दूसरे एरियाज़ में नहीं मिल रहे हैं। जिस तरीके के वेजिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ट्री वेजिटेशन की बात हो रही है, जैसे कि होम स्टेट में कोकोनट वेजिटेशन थी, लेकिन हीरा के जो स्टेट था वहाँ पर किकार था। ठीक है, किकार के ट्रीज थे, बबूल के ट्रीज थे। तो वेजिटेशन क्यों चेंज होती है मैम अलग अलग जगह पर, जैसे जैसे प्लेसेस चेंज होती हैं, और लोगों का रहन सहन कैसे बदलता है जैसे जैसे जगह बदलती रहती है। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो जो रवि का क्वेश्चन अपनी टीचर से वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि रवि एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है अगर ये पूरा का पूरा इंडिया है और राजस्थान और केरला भी दोनों इंडिया का पार्ट हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि हीरा जो कि राजस्थान से था और जैसी जो कि केरला से थी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो है अगर डिस्टेंस कोई ट्रैवल करे तो ऐसा क्या हो जाता है कि एनिमल्स, वेजिटेशन और पीपल का वे ऑफ लिविंग किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो बात सिर्फ उन दोनों स्टेट्स की भी नहीं है। जैसे आप लोग जनरली भी जानते होंगे कि जो अपर मोस्ट नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ विंटर्स। नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो रेनी है, ये विंटर एरिया वाला है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो ये समर सीज़न वो रहता है। और सदर्न इंडिया की अगर आप बात करो तो मॉनसून्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुंबई में और गोवा में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब इसी के हिसाब से जैसे विंटर्स में यहाँ पर कुछ और प्लांटेशन होगी, रेनी रीजन्स में कुछ और प्लांटेशन होगी, समर रीजन्स में कुछ और प्लांटेशन होगी, और सिमिलर सा सदर्न इंडिया में भी अलग अलग तरह की प्लांटेशन देखने को हमें मिलेगी। जैसे जैसे प्लांटेशन और वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है उसी तरीके से एनिमल्स भी हमें अलग अलग एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। तो रवि का यही क्वेश्चन है कि ऐसा क्या होता है कि दो अलग अलग स्टेट्स में जैसे राजस्थान और केरला में सब कुछ इतना एक्सट्रीम पॉइंट पे क्यों है, एक दूसरे से वो इतना अलग कैसे हैं। तो रवि की टीचर रवि को रिप्लाई करते हुए कहती है कि रवि इट इज़ ऑल बिकॉज ड्यू टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब ये हमारा वर्ड आ गया जिसके लिए हमने पूरी स्टोरी समझी।
तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। अब देखो, हमें पता है कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो इमीडिएट सराउंडिंग है, सबसे पहले तो इसका मतलब जानो। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब है अभी आप जहाँ रह रहे हो, आपके आसपास किस तरीके का फूड कल्चर है, किस तरीके का लाइफस्टाइल है, ठीक है। उसी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स या फूड कल्चर के बेसिस पे आपको वही सारे प्लांट्स, वही सारे एनिमल्स और उसी तरह के ह्यूमन बींग्स का लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलता है उनके इमीडिएट सराउंडिंग्स के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग अभी अपने लाइन में पढ़ रहे थे। तो देखो, नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें किसी के स्टेट का, सपोज करो दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आपको इस तरीके का सी फूड जो कल्चर होता है, मतलब समुद्र से जो जैसे खाना मिलता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे जो आपने देखा होगा बीचेस गोवा के हैं, उसके आसपास आपको कई तरह का सी फूड देखने को मिलता है, जैसे क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए या प्रॉन्स हो गए, ठीक है, जैसा कि आपको इस प्लेट में दिख रहा है। तो इस तरीके का जो फूड हैबिट कल्चर है वो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। वो आपको इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि दिल्ली किसी सी शोर के पास नहीं है, ठीक है। वहाँ पर ना तो कोई आसपास में सी शोर है, ना कोई पास में ओशन है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के पास कोई वाटर बॉडी नहीं है जहाँ पर इस तरीके का जो सी फूड का बिजनेस हो वो चलता हो। तो यहाँ के लोगों की वैसी फूड हैबिट भी नहीं है। लेकिन आप जानते हो, सिमिलर फूड हैबिट्स महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की और गोवा में रहने वाले लोगों की तो बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि बोथ मुंबई, अगर हम लोग महाराष्ट्र से एग्जांपल लें तो मुंबई और गोवा जो हैं वो सी शोर के पास हैं, समुद्र के किनारे पर हैं। तो वहाँ पर इस तरीके के जो प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये सारी जो फूड आइटम्स हैं, इनके मिलने की वजह से वहाँ के लोगों की एक स्पेशल फूड हैबिट, एक स्पेशल फूड कल्चर वहाँ पर डेवलप हुआ है। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जैसा फूड हैबिट लोग डेवलप करते हैं तो उनके इमीडिएट सराउंडिंग में जो फूड अवेलेबल होता है वो उसी को तो डेवलप करेंगे ना, उसी को तो अपनाएंगे ना वो लोग। अगर दिल्ली के लोग ये डिमांड करने लगे, सारे के सारे लोग, कि हम लोग दाल चावल या जो मोमोज यहाँ पर बड़े फेमस हैं वो हम लोग ना खाकर ये सी फूड की डिमांड करेंगे, मतलब सी फूड खाना स्टार्ट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और लॉन्गर ड्यूरेशन में यहाँ के लोगों की वो फूड कल्चर हैबिट डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पता है रोज़ तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वहाँ से जब वो इम्पोर्ट मतलब ट्रांसफ़र होकर आएगा मुंबई या गोवा जैसे स्टेट से, तो उसके बाद होगा क्या, वो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है। तो शुरू से क्योंकि दिल्ली के लोगों की ऐसी सी फूड की आदत नहीं रही, तो आने वाले टाइम में भी डेवलप होना बहुत मुश्किल है। और सिमिलर सी बात अगर आप गोवा और मुंबई पे लॉजिक अप्लाई कर दो कि वो लोग ये अगर इस सी फूड कल्चर को अगर वो लोग छोड़ना चाहें तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ मिलता ही वही चीज़ है, ठीक है। ये तो हमने एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल लिया। थोड़ा सा अगर इसके बियॉन्ड जाकर अगर मैं आपको बताऊं, जापान एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। जापान एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आसपास के जो वाटर्स हैं, वहाँ पर ओशनिक वाटर्स हैं, वहाँ पर वेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उन वेल्स को मारा जाता है ताकि जापानीज़ अपनी फूड नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, क्योंकि आइलैंड कंट्री में क्या ही मिलेगा, इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर जो सी वाटर्स में, ओशनिक वाटर्स में जो वेल्स मिलती हैं, तो जापानीज़ गवर्नमेंट उन वेल्स को मारती है, बहुत बड़े लेवल पे उसका बिजनेस होता है, और उन वेल्स को सूप्स में, फूड आइटम्स में, शॉप्स में वो वेल्स का जो फ्लैश होता है, वेल्स का जो मांस होता है, वो बिकता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कहे कि हमें वेल्स खानी है इंडिया के अंदर, तो वेल्स जब है ही नहीं, कहाँ से लेकर आओगे वेल्स, ठीक है। और अगर मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। तो इसलिए अब आप शायद से समझ गए होंगे कि क्यों ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करने का ये तो हमने ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से समझा कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब सिमिलर सी अगर आप लोग बात करो एनिमल्स, अगर आप बात करो क्रैब्स की,
तो क्रैब्स आपको ऐसे एरियाज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे सी शोर वाटर्स के आसपास या समुद्र के किनारे क्रैब्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्रैब्स के खाने लायक यहाँ पर जो भी वो कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिस तरीके का उनका फूड हैबिट है वो इस सी वाटर में अवेलेबल है। लेकिन उन्हीं क्रैब्स को आप सपोज करो 1 लाख क्रैब्स को लाकर आप यूपी में एमपी में लाकर पटक दो तो वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो खाएंगे क्या, ठीक है। तो हर एक एनिमल्स के लिए एक इमीडिएट सराउंडिंग में उसके लिए कंडीशन बनी होती है। जैसे जो पेंगुइन्स होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पेंगुइन्स 0 डिग्री से भी जो कम का टेम्परेचर होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाले एरियाज़ में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप पेंगुइन्स को लाकर किसी गर्मी वाले रीजन में, जैसे दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, आप जून जुलाई के महीने में यहाँ पर पेंगुइन्स ले आओ कि मैं घर पे पेंगुइन्स पालूंगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके रहने लायक एक तो कंडीशन नहीं है यहाँ पर, उनके खाने लायक उनको फूड भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप हो सकता है आर्टिफिशियली वो कंडीशंस बनाकर वो उनको फूड प्रोवाइड कर दो, लेकिन वो पेंगुइन्स ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा करेंगे, जो बच्चे वो पैदा करेंगे, वो कमज़ोर होंगे और उनकी जनरेशन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कुछ इस तरह की कंडीशन चाहिए होती है पेंगुइन्स को सर्वाइव करने के लिए। अब ये दिल्ली जैसे रीजन में कहाँ पॉसिबल है ये कि इतनी सारी आइस लाई जाए, -0 डिग्री टेम्परेचर से भी कम में टेम्परेचर क्रिएट करा जाए, बहुत इनका जो स्पेशल जो इस ठंडे ओशनिक वाटर से इनको जो भी ऑर्गेनिजम्स खाने हों, जिन एनिमल्स को मारकर इन पेंगुइन्स को खाना हो, तो वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन आप बात करो तो इंडिया जैसी गर्म जो कंट्री है, इतनी इक्वेटोरियल कंट्री के जो इक्वेटर के पास इंडिया जब ये पड़ती है, तो आप वहाँ पर क्या है कि ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पेंगुइन्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी, इतना जो ठंडी जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर पेंगुइन्स बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे ह्यूमन बींग्स और कैसे एनिमल्स और कैसे अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब क्योंकि वो इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो इतनी डिस्कशन के बेसिस पे हमें ये तो पता लग गया कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका रिलेशन होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और उसके साथ साथ अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के साथ। तो अगर हम लोग इसको सिंपली अगर बोलें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। मतलब एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग, वो एक पर्टिकुलर लैंड पे रहता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एक कल्चर डेवलप करके रहता है, ठीक है। तो ये है एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे आप लैंड मान लो, सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में एक पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो आसपास उसके जिस तरीके का खाना पीना अवेलेबल होता है, फूड हैबिट वो डेवलप करता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, एज वेल एज उसका खुद का एक सराउंडिंग रीजन होता है जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। इसी इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। यही होता है सिंपल इकोसिस्टम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका रिलेशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और साइड बाय साइड उसका रिलेशन अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के साथ, कि उसके आसपास जो भी अवेलेबल है वो उससे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम से हम लोग और ज़्यादा समझेंगे अभी इकोसिस्टम के बारे में, लेकिन अभी के लिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप सिर्फ इतना देख लो। रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनका रिलेशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एज वेल एज उनकी सराउंडिंग्स के साथ, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनाता है इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में उसका सराउंडिंग रीजन में बनाता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है और किस तरीके का रिलेशनशिप होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसका रिलेशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और ये जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है पूरी की पूरी, इसको क्यों कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब देखो, इकोसिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल हमारी एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे बात करी गई है एक पॉन्ड की इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम किसी भी रीजन का हो सकता है, माउंटेन का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, लेक्स का एक इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर्स का हो सकता है, ओशंस का हो सकता है,
क्योंकि हर एक जगह पर माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, वहाँ पर कोई ना कोई एक स्पीशीज़ रहते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ रहते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 पे डायग्राम गिवन है, तो एक बारी इसको देखकर समझते हैं कि एक इकोसिस्टम जिसका हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का स्पेसिफिकली, कि यहाँ पर इकोसिस्टम कैसा बनता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या था इकोसिस्टम में, आप मेरे को बताओ। सबसे पहला कंसेप्ट ये था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम लोग बात करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पर हमें दिख रही है काउस, ठीक है। ये काउस जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जैसे प्लांट्स, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। बना एक रिलेशन, ठीक है, डिपेंडेंसी का एक रिलेशन बना। ऐसे ही आपको ये एनिमल्स दिख रहे हैं, डियर, हिरण, ये कुछ ग्रास खा रहे होंगे और ग्रासेस में जो कीड़े वगैरह मिल रहे होंगे उसको भी खा रहे होंगे, दूसरा रिलेशन बना। ऐसी ये जो डक्स या फिर आप इनको स्वैम्स कहो जो तैर रही हैं पॉन्ड में, ये पानी के अंदर कुछ फिशेस या फिर कोई अदर इंसेक्ट्स जो होंगे ये उनको खाएंगी, तो अपने सर्वाइवल के लिए हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ से जो वाटरफॉल आ रहा है, ये वाटरफॉल पानी सप्लाई कर रहा है और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आपको ये जो दिख रहे हैं आपको, डियर, काउस, स्वैम्स, डक्स, ये सारे के सारे, पानी तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इस पानी को यूज़ करेंगे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए। फिर ऊपर अगर आप देखो तो ये एक बर्ड बैठी हुई है, ये ट्री का सहारा लेगी, ये बर्ड ट्री का सपोर्ट लेगी बर्ड, किस चीज़ के लिए, नेस्ट बिल्ड करने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए, ठीक है, ताकि ये एग्स ले कर सके वहाँ पर और इसके ऑफस्प्रिंग्स हों, इसके बच्चे हों, ठीक है। इवन ट्रीज़ के ऊपर, अगर ट्रीज़ के ब्रांचेस के ऊपर कुछ वॉर्म्स अगर घूम रहे होंगे तो ये बर्ड उनको खा लेगी। अब यहाँ पर देखो हमने कितने सारे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए। तो इतनी डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, हालांकि हमने जो एग्जांपल डिस्कस करा वो पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल डिस्कस करा, लेकिन इतनी डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग ये चीज़ तो आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सोलो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और यही होता है इकोसिस्टम। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो इसी डायग्राम से, ये अगर काउज हैं, ये लिविंग कंपोनेंट हो गया, ये ग्रासेस को खा रही है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, काउज और ग्रासेस के बीच में लिंक हो गया, तो ये हो गया लिविंग कंपोनेंट का एस्पेक्ट। दूसरा, काउज को एक पर्टिकुलर जगह पर ग्रासेस मिलनी भी तो चाहिए ना, कि जहाँ पर नंबर ऑफ ग्रासेस अवेलेबल हो, वरना वो खाएंगी क्या, तो ये एक लैंड हो गया, ठीक है। तो काउज और ग्रासेस के बीच में बना लिविंग एस्पेक्ट का रिलेशन, और काउज और एक लैंड के बीच में बना एबायोटिक कंपोनेंट का रिलेशन। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट होता है वो ये कहता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पर आपको लैंड दिख रहा है, ये वाटरफॉल से आता हुआ पानी दिख रहा है, तो ये वाटरफॉल भी एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, तो ये हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो सिंपल रिलेशन में अगर हम लोग एक डेफिनेशन बनाएं तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन मोस्ट सिंपल इस डिस्कशन के बेसिस पे अभी तक ये बन सकती है कि इकोसिस्टम इज अ सराउंडिंग इन विच a particular living organism interacts with biotic components as well as abiotic components। मतलब living organisms के साथ उसका इंट्रैक्शन होता है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में, एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ उसका इंट्रैक्शन होता है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, और ये हमने समझा पॉन्ड इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया सा इकोसिस्टम का। ये सनलाइट है जो कि हीट और सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो ये हो गया हमारा इस डायग्राम में एबायोटिक कंपोनेंट। अब इसी हीट और लाइट एनर्जी की वजह से ये ग्रीनरी हर जगह पर डेवलप हो पाई, लाइफ ग्रो हो पाई। अब इस इकोसिस्टम में हमें, जैसे अगर हम लोग 2-3 एस्पेक्ट समझें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो ये कैंगरू है, ये इंसेक्ट्स खाएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, ये फंगाई है और
को स्नेल्स खाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो ये स्नेल्स हैं, ये फंगाई को स्नेल्स खाएंगे, मतलब फंगाई के बेसिस पे स्नेल्स अपना सर्वाइवल इंश्योर करेंगे। उसके बाद इस पॉन्ड के अंदर कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और प्लैंक्टन या एल्गे है। इन एल्गे को, इन बैक्टीरियाज को छोटे छोटे ये जो घूम रहे हैं इनको फिश खाएंगी, ठीक है। इवन स्कॉर्पियो भी खा सकता है। उसके बाद ये क्रो है, क्रो होगा अपना नेस्ट बिल्ड करेगा इस पेड़ के ऊपर, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो भी फ्रूट्स या कुछ भी लगे होंगे ये उनको खाएगा। और इस लैंड पर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल इंश्योर करेंगे। जैसे पॉन्ड, ये फ्रॉग के लिए ये पॉन्ड है, ये यहाँ पर रह सकता है। इवन पॉन्ड पे ये जो लीव्स हैं इन पे फ्रॉग रह सकता है। और कुछ जो कीड़े मकोड़े यहाँ पर घूम रहे होंगे पॉन्ड के अंदर, ये जो फ्रॉग है उनको खा सकता है, इन इंसेक्ट्स वगैरह को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए। तो अब आप ये देखो, पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। ये एबायोटिक कंपोनेंट था, लैंड भी एबायोटिक कंपोनेंट है। और बाकी सारे हमने देखा, जैसे ये जो ट्रीज़ हो गए, ये एनिमल्स हो गए, ये इंसेक्ट्स हो गए, स्कॉर्पियो, फिशेस, बैक्टीरिया, फ्रॉग्स, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। तो इस ओवरऑल डायग्राम में अगर हम लोग बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंड, अब सनलाइट तो देखो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर ए सर्वाइवल। और इसी बायोटिक और एबायोटिक सर्वाइवल के कंपोनेंट के रिलेशन को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब देखो, ये जो लिखा हुआ है आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा। हमने देखा किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ना कि सिर्फ इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, आपस में भी वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी रीजन में, जैसे हमने देखा फ्रॉग था, तो उसको उस पॉन्ड में कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब फ्रॉग यहाँ पर डिपेंडेंट है उन इंसेक्ट्स के ऊपर, और जो वो इंसेक्ट्स हैं वो किसी फंगाई के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन होता है या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और उनके सराउंडिंग्स के साथ, सराउंडिंग्स बन जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। इसी बायोटिक एबायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं, या फिर इससे बनता है इकोसिस्टम। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इकोसिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है। हमने तो डिस्कस करा पॉन्ड का इकोसिस्टम, हमने दोनों जो एग्जांपल डिस्कस करे वो पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जांपल्स है, लेकिन इकोसिस्टम तो कहीं पर भी हो सकता है। एक लार्ज रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट्स का हो सकता है, माउंटेन्स का हो सकता है, लेक्स का, रिवर्स का, ओशंस का, ठीक है। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे आप मेरे को बताओ, जो राइटर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे उस पार्क को हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं क्या? इकोसिस्टम देखो, उस पार्क को हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रवि और रवि के फ्रेंड्स थे वो शाम को आकर एक वहाँ पर प्लेग्राउंड था जहाँ पर खेलते थे वो लोग। तो वो देखो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर एक तो डिपेंडेंट है कि बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि सारे बच्चे उसी पार्क में आते थे, तो वो सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो ये बना ना, देखो रवि एक लिविंग बीइंग, उसके फ्रेंड्स भी एक लिविंग बीइंग, तो ये बायोटिक रिलेशन बनाना, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। दूसरा, पार्क या फिर पार्क में जितने भी झूले लगे हुए हैं या वहाँ पर जो भी बेंचेस हैं वो क्या है, वो एबायोटिक कंपोनेंट है। पार्क को जो सनलाइट मिल रही है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से पार्क में ग्रीन ग्रासेस हैं। तो उसके बेसिस में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि पार्क में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और उसकी सराउंडिंग्स में कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, तो वो पार्क भी एक तरीके से इकोसिस्टम है। अब वहाँ पर हमने जैसे देखा था मैरीगोल्ड का फ्लावर था और उस पर बटरफ्लाइज आती थी, जिसको देखकर रवि और रवि के जो क्लासमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। तो अब जो बटरफ्लाई भी डिपेंडेंट है मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर, ठीक है, या फिर अदर इंसेक्ट्स होंगे जो
वहाँ पर घूमते होंगे और कुछ जो छोटे इंसेक्ट्स होते होंगे उनको खाते होंगे, एज वेल एज सिमिलर अगर वे में बात करें तो कुछ बर्ड्स आती होंगी वहाँ पर जो उन इंसेक्ट्स को खाती होंगी। तो ये पार्क में क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल जिस पार्क में रवि और उसके क्लासमेट्स खेलते थे दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। तो आई होप इकोसिस्टम के बारे में अब आप सब लोग समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे से हमने इसको डिस्कस करा। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर एक बॉक्स गिवन है जिसमें इकोसिस्टम के बारे में एक एस्पेक्ट गिवन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और इंट्रैक्शन सिर्फ आपस में ही नहीं होता, एनवायरनमेंट में जितने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं उन सब के बीच में भी इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, अब ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के? फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट को समझने के लिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट की ग्रोथ प्रमोट होती है थ्रू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, और वो भी इकोसिस्टम का पार्ट कैसे हैं, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज करो जैसे एक ये प्लांट का सीड किसी ने यहाँ पर डाला था और उसकी वजह से अब ये छोटा सा सैपलिंग निकल कर आना स्टार्ट हुआ है। तो जो सनलाइट है और इस सॉइल में जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो बैक्टीरिया हैं, इन सब के बीच में होगा क्या, सनलाइट और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो अलग अलग बैक्टीरिया हैं ये इस प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे थ्रू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। फिर जब उस रीजन में बारिश होगी, रेनफॉल आएगी, तो फर्दर फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से इस प्लांट की ग्रोथ फर्दर प्रमोट होगी और अदर प्लांट्स की ग्रोथ भी प्रमोट होगी। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वो हो सकता है कुछ सारे सालों में वो जो एक प्लांट था या नंबर ऑफ प्लांट्स थे, उस फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट रीजन बन जाए। अब फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक फॉरेस्ट रीजन बना, उसी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से अगर आप ध्यान दो तो कुछ यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, कुछ इंसेक्ट्स आएंगे, कुछ बर्ड्स आएंगी, कुछ रेप्टाइल्स आएंगे, कुछ स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एनिमल लाइफ आपको देखने को मिलेगी, कुछ प्लांट लाइफ आपको देखने को मिलेगी। अब देखते देखते एक फिजिकल केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस जो कि एक छोटे से प्लांट पर स्टार्ट हुआ था, उसने एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एनवायरनमेंट के क्या होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो उनके एनवायरनमेंट में होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, इस इकोसिस्टम के जो एस्पेक्ट इस बॉक्स में गिवन है, इसमें एक नया एस्पेक्ट गिवन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, इनके बीच में इंटरेक्शन जब होता है, वो इंटरेक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वो इंटरेक्शन इज लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। मतलब ये जो रिलेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बनाया, एज वेल एज एक सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो डेवलप हुआ, उसमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। और इसी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल के एस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं दिस इज़ ऑल्सो अ इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये भी इकोसिस्टम का पार्ट होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और दूसरे से तीसरे में, और ये प्रोसेस किस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो जो सन की एनर्जी होती है जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी क्या करेगी इकोसिस्टम के अंदर, वो सबसे पहले प्लांट और ट्री ग्रोथ को प्रमोट करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्लांट और ट्री ग्रोथ को वो प्रोड्यूस करेगी सोलर एनर्जी। प्लांट और ट्री ग्रोथ को जब प्रमोट हो गई एक रीजन में, तो प्लांट के ऊपर फीड कौन करेगा, प्लांट्स को कौन खाएगा, पेड़ पौधों को, वो खाएंगे काउस और रैबिट्स, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट स्टेज आ गई ना ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की। प्लांट्स की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई काउस एंड रैबिट्स के अंदर, ये हो गई फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। फिर ये जो आप स्नेक देख रहे हो, स्नेक किसके ऊपर फीड करेगा? स्नेक इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इस रैबिट को खाएगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कि जो रैबिट था उसने प्लांट को खाया था, लेकिन रैबिट को स्नेक ने खाया। अब स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को खाएगी ईगल, ठीक है। और ये हो गई हमारी थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखो, प्लांट्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कार्निवोर लाइक स्नेक्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कंज्यूम्ड बाय, इनको खाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, लार्ज कार्निवोर्स लाइक ईगल्स, वल्चर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा एनवायरनमेंट में किस तरीके से एक प्राइमरी लेवल पे जो एनर्जी बनना स्टार्ट होती है, सोलर एनर्जी ने ग्रोथ को प्रमोट करा था प्लांट्स की, और इसी प्लांट की ग्रोथ इसमें गई, फिर इस एनर्जी इसमें गई, प्लांट की एनर्जी काऊ में गई, रैबिट में गई, रैबिट की जो एनर्जी थी उसको स्नेक ने कंज्यूम करा, स्नेक की जो एनर्जी थी वो ईगल ने कंज्यूम करी। तो ये फिलहाल जो डिस्कशन है ये इसको डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे फर्दर क्लासेस में। फूड वेब एंड फूड चेन का जो कंसेप्ट आता है उसमें ये काफ़ी इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करी जाती है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ जाओ कि इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई दिख रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। तो अब देखो ये पढ़ना अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्टीन्यूसली हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र देखने को मिलता रहता है, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफ़र उनके बीच में होता रहता है, मटेरियल का ट्रांसफ़र होता रहता है। मटेरियल का ट्रांसफ़र का यहाँ पर मतलब क्या, मटेरियल एनर्जी का ट्रांसफ़र मतलब मीनिंग यहाँ पर सेम है। ग्रासेस को जैसे रैबिट्स ने कंज्यूम करा, रैबिट्स को स्नेक ने कंज्यूम करा, और स्नेक्स को ईगल्स ने कंज्यूम करा, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कह लो चाहे मटेरियल ट्रांसफ़र कह लो आप इसको, ये एक ही बात है। और इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफ़र आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इकोसिस्टम के अंदर वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के साथ उनके साथ भी रिलेशन होता है, और इसी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट के ये जो होते हैं इन्हीं के बीच में कॉन्टीन्यूसली देयर इज़ अ चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। और ये सब कुछ मिलाकर बनता है इकोसिस्टम। तो अगर क्विकली अगर हम लोग बात करें 10 सेकंड के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका रिलेशन होता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट के साथ, और इन्हीं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का टॉपिक कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे।